साथियों, जय भीम। मैं नायक सर, डायरेक्टर दीप कंप्यूटर स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अंबेडकर 85। आपने पिछले एपिसोड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपने देखा। इस नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपको रेफरेंस देता चलूं कि जिस बुक को मैं आजकल आपके सामने पढ़ के उसका मतलब बता रहा हूँ, उस बुक का नाम है शांति व सत्य के प्रेरणापुंज, डॉक्टर अंबेडकर, जिसकी लेखिका प्रेमलता राघव जी हैं। अंबेडकर ने अपनी पूरी बात को, बहुजन समाज की पूरी बात को उन्होंने जोरदार तरीके से रखने का प्रयास किया, परंतु गांधी एंड कंपनी ने उनका रास्ता हर समय रोकने का प्रयास किया। फिर से एक बार नेक्स्ट शीर्षक, जो अगला शीर्षक है, उस शीर्षक का नाम है पूना पैक्ट। पूना पैक्ट में फिर एक बार क्या होता है, प्रेमलता राघव जी बताती हैं 29 जनवरी को वे भारत पहुंचे। मोले स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। अछूतों ने उनका हृदय खोलकर अभिनंदन किया। फ्रेंचाइज कमेटी की बैठक में उन्होंने भी भाग लिया। इस कमेटी के अध्यक्ष लॉर्ड लोथियन से उनकी मित्रता गहरी होती चली गई। गांधी जी अछूतों के हितों के शत्रु समझे जा रहे थे। फ्रेंचाइज कमेटी की बैठक शिमला में हुई। भारतीय वायसराय के निवास पर संपन्न यह बैठक उनको रास आई। कमेटी में भीमराव अंबेडकर ने खचाखच भरे पंडाल में यह घोषणा की थी, मैंने यह प्रण किया हुआ है कि मैं उन दबे कुचले लोगों की, जिनमें मैं भी जन्मा हूँ, पला हूँ और रह रहा हूँ, सेवा करके ही मरूंगा। मैं सत्य पथ से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरा कितना भी विरोध हो अथवा कटु आलोचना की जाए। पंडाल में स्थित सभी लोग खड़े होकर हाथ हिलाकर उनका स्वागत करने लगे। वह इस सभा के बाद अनेक सभाओं में गए, फिर मुंबई अपने निवास पर लौट आए। उस वक्त वे बहुत प्रसन्न थे। रमाबाई ने उनका हृदय से स्वागत किया। भीमराव अंबेडकर पुनः इंग्लैंड गए, प्रधानमंत्री से मिले, अन्य सांसदों से मिले। रेमजे मैकडोनाल्ड प्रधानमंत्री ने भीमराव अंबेडकर का प्रस्ताव मान लिया और अल्पसंख्यकों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी। इस घोषणा में अछूतों को पृथक निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा आरक्षित सीटों का अधिकार मिल गया था। इसके अतिरिक्त अछूतों को यह सुविधा भी मिल गई थी कि वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ सकते हैं। पहली बार अछूतों को यह अधिकार मिला था कि वे अपने अस्तित्व को समझ सकें। 17 अगस्त 1932 को भीमराव अंबेडकर बंबई पहुंचे थे। तब तक सांप्रदायिक निर्णय की चर्चा से भारत का वातावरण गर्मा चुका था। गांधी जी यरवदा जेल अर्थात पूना से प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड को पत्र लिख चुके थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी थी कि यदि अछूतों को हिंदुओं से अलग किया गया तो वो अपने प्राणों की बाजी लगा देंगे।
गांधी जी ने भारत के सचिव सैंपल होर को भी पत्र लिखकर चेतावनी दी थी कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का निर्णय हुआ तो वह आमरण अनशन करने के लिए विवश होंगे। भीमराव अंबेडकर चिंतित हो उठे। वे इस प्रकार की कार्रवाई को अलोकतांत्रिक और ढोंग भरी मार रहे थे। काश वह भारत की आज़ादी के लिए आमरण अनशन करते तो न्यायोचित होगा। अनशन करते तो न्यायोचित होता। भीमराव अंबेडकर ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए कहा, यह अत्यंत अचरज ही है कि उन्होंने सबको छोड़कर अकेले दलित वर्ग को ही अपने शाप का निशाना बनाया। गांधी जी की यह हठधर्मिता जरा भी विवेक संगत नहीं है, बचकाना है। जब हम रोज मर रहे हैं तब किसी की दृष्टि हम पर नहीं पड़ी, अब यह ज्यादती क्यों? भीमराव अंबेडकर रोज रोज की बैठकों से क्षुब्ध हो उठे। सबका उन पर दबाव बन रहा था। राजगोपालाचारी, मदन मोहन मालवीय, चुन्नीलाल मेहता, जयकर, बिड़ला, सर तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू आदि सबकी दृष्टि उन पर जमी हुई थी। राजगोपालाचारी ने कहा, डॉक्टर अंबेडकर, आपके करने से ही कुछ हो पाएगा। उनके प्राणों की रक्षा आपको ही करनी है। मैंने उन्हें आमरण अनशन के लिए नहीं कहा। भीमराव अंबेडकर ने कहा, संकट प्राणों का नहीं, विवेक और अंधविश्वास में से एक को चुनने का है। यह प्रश्न मात्र वर्तमान के प्राणों को बचाने का नहीं है, अपितु आते समय के प्राणों का है। कृपया आप लोग मेरे पर ही दबाव न डालें। महात्मा जी से भी प्रार्थना करें। काश उन्होंने देश की आज़ादी के लिए यह व्रत लिया होता तो मैं कहता हूँ कि सारा भारत तमाम आपसी हितों को छोड़कर एक हो गया होता। भीमराव अंबेडकर देर रात तक जागते रहे। यह कलंक उन पर थोपा जा रहा था। कुछ तो गया तो वह उसके लिए एकमात्र जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। वह कुछ नहीं समझ पा रहे थे कि आमरण अनशन क्यों, क्या तर्क है, क्या यह विवेक संगत बात है। वह दिन रात इस चिंता में रहते थे। दूसरे दिन फिर बैठक, फिर वही दबाव, फिर वही शुरुआत। वे सब जानते थे कि भीमराव अंबेडकर एक नेक इंसान है। उनका हृदय मोम सा कोमल है। वे गांधी को मरने नहीं देंगे। डॉक्टर भाई, यह दो भाइयों की लड़ाई है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सवर्ण हिंदुओं ने सदियों से अपने भाइयों पर अत्याचार और अन्याय किए हैं। हम सब आपके अपराधी हैं। आप जो चाहें हमें सज़ा दें, हमें मंजूर है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इस संकट से उबारिए। मदन मोहन मालवीय का स्वर द्रवीभूत हो उठा था। प्रार्थना से आगे शेष क्या बचता है? भीमराव अंबेडकर चकित रह गए। वे सब इतनी जल्दी समर्पण कर जाएंगे, यह उन्हें उम्मीद नहीं थी। और वह सोच में डूब गए कि क्या यह ठीक कर रहे हैं। गांधी कहने लगे, मैं यह भी समझता हूँ कि आप वह छोड़ना नहीं चाहते जो आप लोगों को सांप्रदायिक निर्णय से प्राप्त हुआ है। परंतु मेरी सहानुभूति आपसे और आपके लोगों से पूरी तरह है। मुझे आपकी पैनल पद्धति पसंद है, लेकिन एक दोष है। तुम्हें यह पद्धति सब पर लागू करनी चाहिए, सारी सीटों पर लागू हो। डॉक्टर साहब, आप जन्म से अछूत हैं और हम अपने हृदय से। गांधी ने अत्यंत भावुकता से भरकर कहा। भीमराव अंबेडकर जड़वत सुनते रहे।
आप चाहें तो गांधी जी के प्राण बचा सकते हैं। सप्रू ने जोर देकर कहा। आपका यह त्याग इतिहास में अमर हो जाएगा, सरोजिनी नायडू कह रही थी। गांधी ने भीमराव अंबेडकर की तरफ देखा और उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, डॉक्टर साहब, तुम इस तरह मेरे प्राण ही नहीं बचाओगे, अपितु हिंदू धर्म को भी विखंडित होने से बचाकर एक महान कार्य करोगे। पूरा हिंदू समाज इसके लिए सदा सदा आपका आभारी रहेगा, कृतज्ञ रहेगा। मैं भी यही चाहता हूँ, एक दिन ऐसा आए जब ये दोनों एक हो जाएं और अल्पसंख्यक या अछूत या दलित जैसे शब्द निरर्थक सिद्ध हो जाएं, बशर्ते उनके प्रति हम सब में एक पीड़ा हो, एक टीस हो और एक होने की दृढ़ भावना हो। भीमराव अंबेडकर अपने संदेह को धीरे धीरे उजागर करते जा रहे थे। ठीक है, तुम्हें जो कहना था कह चुके। हृदय से हृदय मिलाकर चले तो हिंदू समाज में दलित शब्द का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। भीमराव इतना कहकर लौटने लगे। गांधी जी ने उनको हार्दिक धन्यवाद दिया। समझौता हो गया। पूना पैक्ट नाम से पैनल पद्धति मान ली गई। गांधी का अनशन भंग हुआ। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान कर दी। दोस्तों, जैसा कि आपने पूना पैक्ट में देखा कि गांधी एंड कंपनी अछूतों के लिए एक अलग से निर्वाचन जो मिला था, कि वो, मैं तो कहूँगा कि गांधी एंड कंपनी ने फिर से एक बार दलितों के हित को कुठाराघात यहाँ पे किया है। लेकिन आपने जैसा कि इसमें पढ़ा और सुना कि डॉक्टर साहब एक अत्यंत ही नेक दिल इंसान थे, जिनके स्वभाव में जनहित छिपा रहता है। उन्होंने देखा कि अगर मैं इन सबों की अर्थात गांधी एंड कंपनी की बात नहीं माने तो गांधी मर जाएगा और इसका सारा इल्ज़ाम मेरे ऊपर ही आएगा। तो फिर से उन्होंने पूना पैक्ट के माध्यम से गांधी एंड कंपनी को फिर अपने हित की बात को त्याग कर फिर से जीवन दान दिया। यही एक महान पुरुष की पहचान होती है। तो दोस्तों, पूना पैक्ट का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं एक नए, ठीक इसी प्रकार से एक डॉक्टर BR अम्बेडकर से जुड़ी हुई नई घटना, नए एपिसोड में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। मिलते हैं। जय भीम, जय भारत।